नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे पर कर्नाटक में विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तेज हो गया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर विश्लेषण करेंगे। कर्नाटक से शुरू हुए बजरंग दल पर विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में भले ही कांग्रेस बैकफुट पर हो, लेकिन दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इसे लेकर बेहद ही आक्रामक मुद्रा में है। वो लगातार बजरंग दल से जुड़े लोगों के आपराधिक मामले सामने लाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। वहीं बुधवार को जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या ऐसे असामाजिक लोगों को बीजेपी संरक्षण देना चाहती है? ये संस्कार भगवान राम और बजरंग बली के भक्तों का तो हो नहीं सकता। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया है। इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी बेहद मुखर होकर कांग्रेस का विरोध करने लगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में अपनी रैलियों में बजरंग बली को ताले में बंद करने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ने लगे, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के प्रचार को काउंटर करने के लिए बजरंग दल से जुड़े लोगों के आपराधिक किस्सों को सामने लाना शुरू कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने फ्रंट पर रहते हुए बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ मोर्चा संभाला है। दिग्विजय सिंह बजरंग दल को समाज विरोधी बताते हुए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि साल 2000 में एमपी का सीएम रहते उन्होंने सिमी और बजरंग दल दोनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। बजरंग के नाम पर किस पार्टी को चुनाव में कितना बल मिलेगा, ये तो कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आरोपों को गदा बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर चला रही है। वैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीरप्पा मोइली ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में बजरंग दल को बैन करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मोइली के इस बयान को हिंदू वोटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह का सियासी पारा देखने को मिलता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो कांग्रेस का यू टर्न देश में सियासत गर्म, जी हाँ, यही आज हमारा विषय है जिस पर हम लगातार विश्लेषण करने की कोशिश आज के इस खास कार्यक्रम में करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मालवीय जी, राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीष दुबे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी आपके पास ही आऊंगी। जो राजनीतिक पारा मध्य प्रदेश में बढ़ चला है, इसकी एक बानगी हमने और दूसरे राज्यों में भी देखी है। अगर बात शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाए और शुरुआत करते हुए और दूसरे राज्यों तक जाएं, तो कैसी स्थिति इस मामले से जुड़ी आप देखते हैं? देखिए, ये जो मामला कर्नाटक से शुरू हुआ है, कर्नाटक में जो घोषणा पत्र है जिसकी जो लाइनें हैं उसको लेकर ये पूरा जो वहाँ से जो मामला शुरू हुआ है वो सारे उसका देश भर में जो इसका असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में या कुछ और राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, वहाँ का एक दूसरे तरह का वहाँ का वातावरण समझ में आ रहा है। तो ये विरोध इसलिए भी है क्योंकि देखिए, बजरंग दल जो है भाजपा वैसे मूलतः विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा संगठन है और उसको लेकर के जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा ने प्रचार अभियान की शुरुआत दूसरे तरीके से या दूसरे तेवरों से की है, उसका असर पड़ना लाजमी है सब जगह पर। और कांग्रेस की जहां तक बात है तो मैं उसको यूं भी देखता हूं कि कांग्रेस ने वो घोषणा पत्र जो मैंने थोड़ा देखा था उसमें ये लाइन यूं है कि जो संगठन कानून तोड़ता है या इस तरह की बातें करता है उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ में कांग्रेस ने उल्लेख किया था कि पीएफआई और बजरंग दल भी इस तरह नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वो पूरा लाइन है। तो आशय इसका साफ था, कांग्रेस जो मैसेज देना चाह रही थी
वो उसने देने की कोशिश की, लेकिन जो रिएक्शन आया है दूसरी तरफ से उसको लेकर के कांग्रेस का जो यू टर्न है वो होता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक अभी एक राजनीतिक रूप से एक नया संघर्ष या नई लड़ाई राजनीतिक दलों में शुरू होने वाली है। लोकसभा का चुनाव है 1.25 साल बाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बहुत जगह चुनाव होने वाले हैं राज्यों के। तो कांग्रेस यदि इस लाइन को लेके आगे बढ़ती है, जो छत्तीसगढ़ से जिसकी प्रतिध्वनि हम सुन रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, तो अगर इस लाइन को लेके चलते, हालांकि कांग्रेस ने इससे इनकार किया है कि उसने सीधा ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर इस लाइन को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो दूसरे राज्यों में उसको हो सकता है कि चुनाव में दिक्कत हो और उस पर वो ठप्पा और मजबूत हो जाएगा कि वो सिर्फ एक ही वर्ग के तुष्टीकरण की कोशिश करती है। तो इसलिए कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब 6 महीने बाद यहाँ चुनाव का माहौल शुरू होगा तो भाजपा इस मुद्दे को फिर हवा देगी या फिर कांग्रेस को परेशानी में डालने की कोशिश करेगी। तो ये एक राजनीतिक चूक है या ये एक रणनीतिक कांग्रेस का दाव है, ये उस वक्त समझ में आएगा जब कर्नाटक का नतीजा आ जाएगा। चलिए लौटूंगी आशीष जी आपके पास। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, क्योंकि सियासतदार जिस तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कांग्रेस अपना स्टैंड किस तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेगी? क्योंकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे आशीष जी, ये पूरा मामला मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ है जो कहीं और मोड़ ले रहा है। ये चुनावी माहौल में एंड तक कहां जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस अपना स्टैंड इसको लेकर के कैसे क्लियर करेगी? धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है राजनीतिक चर्चा करने के लिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। इसलिए वो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा जो भी आताताई संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, भाईचारे को खत्म करने का काम करता है, उन पर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना कर रहे हैं, जो कि हमारे आराध्य देव हनुमान जी का सरासर अपमान है। इसके लिए भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सनातनी हिंदुओं से। उसका मुख्य कारण यह है कि आपने देखा अभी जबलपुर में किस प्रकार से बजरंग दल के हुड़दंगियों ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर आताताई रूप इख्तियार किया और उधम मचाया। क्या उनकी तुलना आप हनुमान जी से कर सकते हैं क्या? अभी रतलाम में आपने देखा हनुमान जी के सामने किस प्रकार का अर्धनग्न प्रदर्शन भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया शिवराज सिंह के जन्मदिन पर। शिवराज सिंह जी के जन्मदिन के दिन रतलाम में जिस प्रकार की घटना हुई हनुमान जी के सामने, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सही ठहराएंगे? आप आज कोई व्यक्ति बजरंग भगवान के नाम पर अपना नाम रख ले और कोई बुरा कृत्य कर दे, किसी की हत्या कर दे या कोई दुराचार कर दे, तो क्या आप उसको भी भगवान से जोड़ेंगे? अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, अगर बजरंग दल के सच्चे हितैषी, बजरंग दल वाले लोग जो बजरंग बली के सच्चे अगर हितैषी और बजरंग बली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हमारे देश का एथलीट बजरंग पुनिया आज दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठा है महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए। वो महिलाएं लगातार न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठी हैं, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा। 6 दिन धरने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एफआईआर होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा में एफआईआर होने के बाद भी उस व्यक्ति को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। ये महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश की क्या हालत है? महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि इनको गाय बगाए कोई जनता के लिए काम ना करने के कारण उल्टे सीधे मुद्दे लेकर आकर जनता को धर्म के नाम पर बदलाकर, बहुत समय मेरे ख्याल से हो गया है। राजू मालवीय जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया इस मामले से जुड़े लेने की हम कोशिश करेंगे। राजू मालवीय जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी राजू जी, आप सुन पा रही हैं हमें? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। राजू जी, जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे पर जो सियासी घटनाक्रम बना हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि कांग्रेस का जो स्वभाव है उसने उससे अलग कुछ भी नहीं किया। उसने अपने स्वभाव के ही अनुरूप किया है। और जिस तरह से
बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान करने का जो प्रयास किया है उसका उत्तर तो कर्नाटक के चुनाव में मिल जाएगा, क्योंकि बजरंग दल हिंदू समाज के युवकों का संगठन है जो समाज की सुरक्षा का काम करता है, जो समाज में लगातार सेवा, सुरक्षा और संस्कार के माध्यम से समाज के लिए काम करता है। फिर चाहे कोई विधर्मी हमारी बेटी को उठा के ले जाए तो उसे वापस लाने का काम हो, या कसाईयों से गौकशी करने वाले लोगों से गाय माता को छुड़ाने का काम हो, या जहां समाज के मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, उस हर जगह बजरंग दल मौजूद होता है। मेरे साथी अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो एक व्यक्ति पूरे समाज का विध्वंस कर सकता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ तो होता ही है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह उन्होंने कर्नाटक चुनाव के पूर्व बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की है, जो लगातार आतंक को पोषित करता है, आतंक को बढ़ावा देता है, तो मुझे तो इनकी समझ पे भी तरस आता है। और कर्नाटक वो जगह है जहाँ किष्किंधा है, कर्नाटक वो जगह है जहाँ भगवान हनुमान जी महाराज के कर्तृत्व का बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है जी। कर्नाटक से आपने जो घोषणा की है वो वहाँ कर्नाटक की ही जनता आपको जवाब दे देगी। ठीक है, आप इस लायक भी नहीं बचोगे कि आप किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सोचो। चलिए, इसका जवाब देने के लिए धर्मेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आप ही के सवालों का जवाब उनसे ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, अभी तक आपने राजू मालवीय जी को सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्योंकि इस बीच ये भी लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं कि पीएफआई से तुलना पर बीएचपी और बजरंग दल ने, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी किया था, ये तुलना करना कहाँ तक सही? मैडम, एक अत्याचारी आताताई संगठन का नाम बजरंगबली से जोड़ रही है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं के पास, मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, जिनमें कई कार्यकर्ताओं पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी। आप ऐसे कार्यकर्ताओं को हनुमान जी से जोड़ रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, सनातनी हिंदुओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के चलिए, धर्मेंद्र जी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजू जी, आप लगातार इस बात को लेकर के जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस की ये तुलना कहाँ तक सही है। मेरे ख्याल से आप और कुछ भी इसको लेकर के कहना चाह रही थी, बात पूरी कीजिए राजू जी, फिर मैं आशीष जी के पास वापस आऊंगी। राजू मालवीय जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उनके पास भी हम लौटेंगे। लगातार आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। हमने देखा दोनों ही की जो जुबानी सियासी तीर चले हैं, उसमें एक दूसरे पर इसकी सियासत करने का आरोप दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, सियासत तो ये है, सियासत तो निश्चित तौर पर है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जो बात कही है, जिस तरह से कही है, भले घुमा के कही है, जिस तरह भी कही है, उसने कांग्रेस ने भाजपा पर एक निशाना तो साधा ही था, लेकिन उसका इतना तेजी से जवाब उसका आया है, इस तरह से वो रिएक्ट हुआ है कि उसके बाद कांग्रेस को उस पर थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। तो इसलिए, क्योंकि जब सियासत की गई है तो दूसरी तरफ से भी सियासत है। अब ये नाम और इन चीज़ों पर बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नाम उसका ये है तो उसका आचरण वैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिबेट की एक अलग वो हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे नाम रोजमर्रा की जिंदगी में भी होते हैं लोगों के, जिसमें धर्म की ध्वनि होती है या वो किसी तरह से उससे वो होता है, तो उससे वैसी अपेक्षा की नहीं जा सकती। ये एक अलग संदर्भ में बात कह रहा हूँ। लेकिन जैसा कर्नाटक में हुआ है और कर्नाटक के जरिए जहाँ तक होगा, मैं उसके राजनीतिक तौर पे देख रहा हूँ कि जब सियासत पे इस तरह से मुद्दों को उठाया जाता है और ख़ासतौर पे कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस को इस मामले में ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए थी। उसको इस रिएक्शन का अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस तरह का रिएक्शन होगा, और एक ऐसी बात, जो कई ऐसी पिछली बातें हैं इसी तरह की लेकर, धर्म को लेकर, जो कांग्रेस पर चस्पा है, तो वो एक नया मुद्दा जो है अभी कई सालों तक, कई चुनाव तक कांग्रेस का पीछा करेगा। तो ये सियासत में कांग्रेस को इस तरह से, अगर कांग्रेस के संदर्भ में बात हो रही है कि उसने यू टर्न लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस मामले में पहले से सतर्क और सावधान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो
इतिहास उसमें आप देखेंगे कि 80 के दशक के ठीक है, आधे लौट रहे हो आपके पास। बहुत अच्छी बात आपने कही है, इससे जोड़ा एक सवाल मैं अगला आपसे लूंगी, लेकिन धर्मेंद्र जी की बात अधूरी रह गई थी। पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए। फिर डैमेज कंट्रोल की जो नीति है वो कांग्रेस अब किस तरीके से अपनाएगी, नीति क्या होने वाली है? क्योंकि जाहिर है आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी दो अलग अलग चुनाव है, लोकसभा भी है, राज्य विधानसभा के भी है। ऐसे में किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि बीजेपी पूरा इसका ठीकरा खुद कांग्रेस पर फोड़ रही है, क्या कहेंगे? और वो धार्मिक विषयों पर राजनीति को लेकर चले जाते हैं। आप भगवान से किसी संगठन को जोड़ने लगते हैं। अरे ये कल को कोई घोटालेबाज व्यक्ति बजरंगबली के नाम पर संगठन नाम रख ले और कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दे, उसको आप हनुमान जी से जोड़ेंगे क्या? ये अलग विषय है। मैं तो अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रख रही है, वो स्वयं महिला, वो बताएं कि हमारे देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाली हमारी बहन बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ रहा है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन विषयों पर कौन जवाब देगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता असल मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। आज मुरैना में इनके गृह मंत्री को चिट्ठी लिखने की फुर्सत हो गई कमलनाथ जी को बजरंग दल के लिए, और कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का आतंक मचाया, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं। मुरैना में 6 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उस गृह मंत्री को यह देखने की शर्म नहीं है, ना इस प्रकार का उनका आचरण है कि वो ये देखें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। लेकिन उनको फिल्मों के रंग और फिल्मों के सीन, इनमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे। मध्य प्रदेश में चारों तरफ इस समय भय का वातावरण बना हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी का आलम आप देखिए, युवाओं को रोजगार है नहीं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। खत्म हो गया। ये अगला सवाल मेरा होने वाला था राजू जी से। राजू जी, कुछ देर पहले धर्मेंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि जो विकास के मुद्दे हैं या जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे भटककर धर्म की राजनीति की जा रही है। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इस बात का जिक्र कुछ देर पहले आप भी कर रही थी कि कांग्रेस इस स्तर पर उतर आई है। तो आपको नहीं लगता कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही को कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर के बातचीत करनी चाहिए? धर्म कब तक आड़ बना रहेगा? देखिए, धर्म तो हर इंसान के जीवन की धुरी है और राजनीतिक दल भी उससे अछूते नहीं रह सकते। लेकिन ये विषय की शुरुआत किसने की, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि विषयांतर करके विषय से हटकर अन्य विषयों की चर्चा करने का उनका उद्देश्य क्या है? अगर उनको अन्य विषयों पर भी चर्चा करना है, उसके लिए भी अगली डिबेट आप तय कर लीजिए, मैं उसमें हाजिर रहूंगी। लेकिन आज जिस विषय पर बातचीत हो रही है कि कांग्रेस का यूटर्न, अब आपका जमीर नहीं जागा था जब हनुमान जी के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया था। हनुमान जी के सामने आपके मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन रतलाम में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया था, तब आपका जमीर नहीं जागा? तब आपका नहीं थी, तब आपका नहीं थी जब हनुमान जी का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। लगातार आप लोग धर्म के नाम पर जनता को बरगलाने का काम करते हैं। बजरंग दल को छेड़ने की कोशिश की है, छेड़ोगे तो लंका तो जलेगी साहब। अरे ये तो आपको कर्नाटक के चुनाव में जनता बताएगी। आप कर्नाटक का चुनाव तो हार ही रहे हैं। 40% कमीशन लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश में भी आपकी विदाई तय है। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। यहाँ 50 सीट भी नहीं जीत पाओगे। जनता आपके इस दुराचारी चेहरे को पहचान चुकी है। आप लगातार केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। धर्मेंद्र जी, आप जैसा कि आप ही से मेरा सवाल अगला यही होने वाला है कि आपको नहीं लगता धर्मेंद्र जी कि ये देखिए, ये पूरे देश के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो धर्म विशेष पर आंच तो आएगी और इस तरीके से जो समाज का माहौल है वो भी खराब होगा। इस तरीके के सेंसिटिव मामले पर आपको नहीं लगता कि
चाहे वो मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पर पक्ष नहीं ले रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आपको नहीं लगता कि नेताओं को भी अपनी भाषा में संयम बरतने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मामलों पर वो मुखर होकर के बोल रहे हैं बजरंग दल बैन होगा तो सारी मस्जिदों को विपक्ष की मांग पर ये गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपके लिए बजरंग दल जैसा एक अत्याचारी संगठन सेंसिटिव विषय है, और महिला जो हमारी न्याय मांग रही है, एक दुराचारी व्यक्ति जिसने उस हमारी एथलीट के साथ, जिन्होंने विश्व में हमारा नाम रोशन किया, उनके साथ छेड़खानी की, उनको न्याय नहीं मिला, वो सेंसिटिव विषय नहीं है। एक बजरंग बली के नाम पर एक आतताई संगठन ने अपना नाम रख लिया, और वो आतताई संगठन कांग्रेस कार्यालय में घुसकर उत्पात मचाता है। कभी एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसके कार्यकर्ता सरेआम गौकशी के आरोप पर गोली मार देते हैं। मेरा सवाल हर एक पार्टी के नेता से था, संगठन को आप इसलिए मेरा सवाल हर एक पार्टी के नेता से था, क्योंकि यहाँ पर नेताओं को भी अपनी भाषा में संयम बरतने की जरूरत है। इसका जवाब मैं राजू जी से भी लूंगी, लेकिन उनके पास लौटूंगी। पहले प्रतिक्रिया इस पर मैं आशीष जी की चाहूंगी। आशीष जी, की जनता के लिए सेंसिटिव विषय। आशीष जी, आपका रिएक्शन, फिर राजू जी के पास लौटूंगी। जी नहीं, देखिए, इसमें धर्म और राजनीति को आदर्श स्थिति तो ये है कि अलग अलग ही रख के किया जाना चाहिए, लेकिन अब जबकि दोनों ही दल, ये बल्कि कहा जाए कि सारे ही दल इस तरह की चीज़ों का कहीं ना कहीं समावेश करते हैं अपने एजेंडे में या अपने भाषणों में, अपने इसमें, तो ये चीज़ें अब जो परिस्थितियां हैं उसको देख के माना जा सकता है कि अभी अगले कुछ साल इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक आदर्श परिस्थिति की बात है, लेकिन ये भी इसमें सही बात है कि इसके अलावा देश में बहुत सारे मुद्दे, उन पर भी बहुत बहस और डिबेट होनी चाहिए। अब लेकिन फिर तीसरी बार मैं कहूँगा कि कर्नाटक के से जो ये जो एक नई बहस पैदा हुई है, एक जो नया मामला सामने आया है, ये नहीं आना चाहिए था। और इसमें प्रारंभिक तौर पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इस पर सतर्क और सावधान रहना चाहिए था। वो उसका रिएक्शन भांप ही नहीं पाई, और इसलिए मध्य प्रदेश या जो भी राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें वो इसकी छाया से उबरने में उसको बहुत दिक्कत आएंगी। तो मैं सिर्फ इन चुनाव भर की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एक छवि किसी पार्टी के साथ जुड़ती है, इससे निश्चित तौर पर पार्टी को बचना चाहिए, चाहे कोई सा भी दल हो। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन वो फोकस कैसे हो ये भी इन दलों को ही सोचना होगा। बिल्कुल। राजू जी कुछ कहना चाह रही हैं, इसी पर बहुत देर से प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। जी, पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए राजू जी। नहीं, मैंने तो धर्मेंद्र जी की बात का ही उत्तर दिया और आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि आपने कहा कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। मैंने तो इतना पूछा कि इसकी शुरुआत किसने की। मैं स्टेटमेंट को लेकर, मेरा सवाल फिर सुनिए, मैं स्टेटमेंट को लेकर के बात कर रही हूँ कि क्या इस बात पर गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए कि नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना, क्योंकि उनके स्टेटमेंट ही होते हैं, उनके बयान ही होते हैं जो जनता के बीच में अगर फैलते हैं तो एक गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश होती है। आपको नहीं लगता? किस गलत बयान की आप बात कर रहे हैं? यदि हिंदू समाज को छेड़ा जाएगा, हिंदू समाज के संगठन जो शांति से अपना काम कर रहे हैं, इस समय हमारे बजरंगियों के आप हिंदू समाज की कोई ठेकेदार है क्या? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं घर से कहता हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। अरे कब तक हिंदुओं के नाम पर राजनीति करेंगे? राम मंदिर के नाम पर आपने कितना चंदा डाल दिया, लेकिन वो खबर याद आती है, सीता माता रो रही है भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गए उनके पति के नाम से। आप चंदा पार्टी है, हिंदू है। याद करिए पंडित जवाहरलाल आपने केवल और केवल भगवान के नाम पर चंदा खाने का काम किया है और भ्रष्टाचार करने का काम किया है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस ब्रजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रहे हैं जिसने महिलाओं पर अत्याचार किया, और आप महिला हितैषी बनने की बात करते हैं। आप स्वयं महिला हैं। कांग्रेस में हिंदू समाज की जो बदतर स्थिति की थी, उस स्थिति को सम्मानजनक रूप में कि हाँ मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, उसको मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप जवाब दें, क्या वो बेटियां हमारे देश की बेटियां नहीं है, पूजनीय है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
क्या कारण है कि भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही? वो एथलीट जिन्होंने पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन किया, वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार यौन शोषण की शिकायत कर रही है, सामना कर लीजिए। उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो हर घर से बजरंगी निकलेगा, कहाँ कहाँ बात करोगे? हिंदू और है, बजरंग दल को चिड़ा है तो लंका तो चलेगी, तैयार रहिए लंका जलने के लिए। नारी का स्थान पूजनीय है। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए वो बहन बेटियां जो सड़कों पर बैठी है न्याय मांगने के लिए, वो माताएं बहनें पूजनीय नहीं है? उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता न्याय क्यों नहीं दिला रहे? ब्रजभूषण सिंह को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला? सामना करिए, ब्रजभूषण सिंह को जेल में क्यों नहीं डाला? आप धार्मिक चोला ओढ़कर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम मत करिए। देश की जनता आपसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, इनका हिसाब मांग रही है। सृजन करने वाली जवाब दीजिए। ये वो दल है जब जरूरत पड़ती है तो जनेऊ पहन लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो मंदिर चले जाते हैं, जरूरत पड़ती है। ठीक है आशीष जी, चलिए लौट रही हूँ मैं आप दोनों के पास। आशीष जी से कमेंट लेते हैं। आशीष जी, बजरंग दल के मुद्दे को बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक बनाया, तो इसका असर आप किस तरीके से होता हुआ देख सकते हैं? देखिए बजट इस मुद्दे पे ये सीधा मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस जो है अनायास ही बीजेपी की पिच पर खेलने चली गई है इस मुद्दे से। तो निश्चित तौर पर जब हिंदुत्व की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो उसमें जो आम जनों की राय है उसमें वो मानते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर यदि कोई फैसला करना है तो लोग मानते हैं कि भाजपा ज़्यादा बेहतर पैरोकार हो सकती है। ये एक सही स्थिति है जो लगातार इस पर होती रही है। गुजरात का चुनाव भी इसका उदाहरण है और बहुत सारे प्रकरण हैं। तो भाजपा निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन कर्नाटक की अगर आप बात कर रही हैं तो कर्नाटक की जो परिस्थितियां हैं वहां लगातार जो चुनाव होते हैं उसमें भाजपा सत्ता में आती है, फिर दूसरा दल भी आता है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार भाजपा से ज्यादा आता है। तो इसलिए वो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और ये चुनाव देश भर में ये बात तय करेगा कि फिर कांग्रेस की छवि क्या होगी, भाजपा की लाइन क्या होगी, तो बहुत सारी चीजें तय होंगी। तो इसलिए ये इसका जो 13 तारीख को जिसका जब नतीजा आएगा तो मैं जो बार बार जो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये कांग्रेस के लिए बहुत निर्णायक होगा कि उसको फिर किस लाइन पे बाकी के चुनाव लड़ना है। और वरना अगर ये नतीजा उसके पक्ष में नहीं होता है तो कांग्रेस को बाकी राज्यों में भी फिर इस पिच पर खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। राजू जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस मामले पर जो सियासी पारा है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी नजदीक होते ही माहौल किस तरीके का होता है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।